अगले दिन उसने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कैनिंग के लिए जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। उसने सिकंदर और अपने बड़े भाई को अपने प्रोग्राम के बारे में बता दिया। छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले उसने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। वो खाना खाने के बाद काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, फिर एक करीबी पब में चला गया। कुछ देर वहाँ बैठने के दौरान उसने वहाँ कुछ पैग पिए। रात 10 बजे करीब ड्राइविंग करते हुए अचानक उसे मतली होने लगी। गाड़ी रोककर वो कुछ देर के लिए सड़क के गिर्द फैले हुए सब्जे पर चलने लगा। सर्द हवा और खुनकी ने कुछ देर के लिए उसे नॉर्मल कर दिया, मगर चंद मिनटों के बाद एक बार फिर उसे मतली होने लगी। उसे अपने सीने और पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। ये खाने का असर था या पैक का, फौरी तौर पर उसे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। अब उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। यकदम झुकते हुए उसने बेख्तियार कह की और फिर चंद मिनट इसी तरह झुका रहा। मैदा खाली हो जाने के बाद भी उसको अपनी हालत बेहतर महसूस नहीं हुई। सीधा खड़े रहने की कोशिश में उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश की, मगर उसका सर अब पहले से ज़्यादा चकरा रहा था। चंद गज दूर खड़ी गाड़ी को देखने में भी उसे दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने बमुश्किल चंद कदम उठाए, मगर गाड़ी के करीब पहुंचने से पहले ही वो चकरा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके उठने की कोशिश की, मगर उसका जहन तारीकी में डूबता जा रहा था। मुकम्मल तौर पर होश आने से पहले वो होश खोने लगा और उसको किसी अपने आप को झंझोड़ते हुए महसूस किया। कोई बुलंद आवाज़ में उसके करीब कुछ कह रहा था। आवाज़ें एक से ज़्यादा थीं। सलार ने अपने सर को झटकने की कोशिश की। वो पूरे सर को हरकत नहीं दे सका। उसकी आंखें खोलने की कोशिश भी नाकाम रही। वह मुकम्मल तौर पर तारीकी में जा चुका था। उसने 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारे। वहाँ से गाड़ी में गुजरने वाले हर जोड़े ने उसे गिरते हुए देखा था और वहीं से उठाकर हॉस्पिटल लेके आए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक वो फूड पॉइजन का शिकार हुआ था। वो हॉस्पिटल आने के चंद घंटों बाद में होश में आ गया, मगर वहाँ से चले जाने की ख्वाहिश रखने के बावजूद भी वो जिस्मानी तौर पर अपने आप को इतनी बुरी हालत में महसूस कर रहा था कि वहाँ से जा नहीं सका। अगले दिन शाम तक उसकी हालत कुछ बेहतर होने लगी, मगर डॉक्टर की हिदायत पर सलार ने वो रात भी वहीं गुजार दी। इतवार को दोपहर वो घर आ गया था और घर आते ही उसने टूर ऑपरेटर के साथ तय पा जाने वाले प्रोग्राम चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। उसे पीर की सुबह निकलना था और उसने तय किया कि जाने से पहले वो एक बार फिर सेंड्रा को कॉल करेगा। लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल करने के साथ साथ उसने उसको या बल्कि किसी भी दोस्त को कॉल करने का इरादा तर्क कर दिया। एक हल्के सैंडविच के साथ कॉफ़ी का एक कप पीने के बाद उसने सुकून आवर दवा ली और सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब वो उसकी आंख खुली तो उस वक्त 11 बज चुके थे। सालार को नींद से बेदार होते ही सर में शदीद दर्द का एहसास हुआ। एक हाथ बढ़ाकर उसने अपना माथा और जिस्म छुआ। उसका माथा बहुत गर्म था। कम ऑन, वो बेदारी से बड़बड़ाया। पिछले 2 दिन की बीमारी के बाद वो अगले 2 दिन बिस्तर पर पड़े हुए नहीं गुजारना चाहता था और इस वक्त उसके आसार नज़र भी आ रहे थे। यूं तूं बेड से निकल कर वो मुँह हाथ धोए बगैर एक बार फिर किचन में आ गया। कॉफ़ी बनने के लिए रखकर वो आकर आंसर फ़ोन पर रिकॉर्ड कॉल सुनने लगा। चंद कॉल साद की थी जिसने वापस पाकिस्तान जाने से पहले उससे मिलने के लिए बार बार उसे रिंग किया था और फिर आखिरी कॉल में उसके इस तरह गायब होने पर उसे अच्छी खासी सलवातें भी सुनाई थीं। सेंड्रा का अंदाज़ा था कि वो इससे मिले बगैर स्कैनिंग के लिए चला गया। यही ख्याल सिकंदर और कामरान का भी था। उन्होंने भी उसे चंद कॉल की थी। चंद कॉल उसके कुछ क्लास फेलोज की थी। वो भी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने अपने घरों को जाने की तैयारी में थे। हर एक ने उससे ताकीद की थी कि वो उन्हें जवाबी कॉल ज़रूर करे, मगर अब वो जानता था कि अब सब वापस जा चुके होंगे। अलबत्ता वो सिकंदर और कामरान और साद को पाकिस्तान में कॉल कर सकता था, मगर उस वक्त वो ये काम करने के मूड में नहीं था। कॉफ़ी के एक मग के साथ 2 स्लाइस खाने के बाद उसने घर पर मौजूद चंद मेडिसिन ली और फिर दोबारा बेड पर लेट गया। उसका ख्याल था कि बुखार के लिए इतना ही काफ़ी है और शाम तक वो अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होगा। उसका अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। शाम के वक्त मेडिसिन के ज़रिए असर आने वाली नींद से बेदार हुआ तो उसका जिस्म बुरी तरह बुखार में फनक रहा था। उसकी ज़ुबान और होंठ खुश्क थे और उसे अपने हल्क कांटों से भरा हुआ महसूस हो रहा था। पूरे जिस्म के साथ साथ उसका सर दर्द भी बढ़ चुका था और शायद उसके इस तरह बेदार होने की वजह से ये शदीद बुखार और तकलीफ ही थी। इस बार वो ऊंधे मुंह बेड पर लेटे हुए अपने दोनों हाथ तकिए पर माथे के नीचे रखते हुए
हाथों के अंगूठों से कानपट्टियों को मसलते हुए सर में उठने वाली दर्द की टीसों को कम करने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम रह रहा था। चंद चेहरा तकिए में छुपाए और वो बेहस हरकत पड़ा रहा। तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश में वो कब नींद की आगोश में चला गया उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर जब उसकी आँख खुली तो उसका कमरे मुकम्मल अंधेरा था। रात हो चुकी थी और सिर्फ कमरा ही नहीं, पूरा घर तारीक था। वो पहले से ज़्यादा तकलीफ में था। चंद मिनटों तक बेड से उठने की नाकाम कोशिश के बाद वो दोबारा लेट गया। एक बार फिर उसके अपने जहन को तारीकी में डूबते हुए महसूस किया, मगर इस बार ये नींद नहीं थी। वो गनूदगी की किसी दरमियानी कैफियत में से गुजर रहा था। वो अब खुद को कराहते हुए सुन रहा था, मगर वो अपनी आवाज़ का गला नहीं ढूंढ पा रहा था। सेंट्रल हीटिंग होने के बावजूद उसे बेतहाशा सर्दी महसूस हो रही थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और कंबल उसकी कबाहट को ख़त्म करने में नाकाम था, और जिस्मानी तौर पर वो खुद को उठकर कुछ भी पहनने या ओढ़ने के काबिल भी नहीं था। उसे अपने सीने और पेट में से एक बार फिर दर्द महसूस होने लगा। उसकी कराहों में अब शिद्दत आती जा रही थी। एक बार फिर मतली महसूस होने पर उसने उठने और तेजी से वॉशरूम तक जाने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। चंद लम्हों के लिए वो बेड पर उठकर बैठने में कामयाब हुआ, और उससे पहले कि वो बेड से उतरने की कोशिश करता, उसे एक ज़ोर की उबकाई आई। पिछले 24 घंटों में अंदर रह जाने वाली थोड़ी बहुत खराबी बाहर आ गई। वो गशी के आलम में अपने कपड़ों और कंबल से बेनियाज मगर मुकम्मल तौर पर गंदगी से लथड़े हुए बेबस था, और वो पूरा जिस्म मफलूज महसूस कर रहा था। बेजान सी हालत वो इसी तरह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुका था। गशी की कैफियत में कराहों के साथ उसके मुंह में जो कुछ आ रहा था वो बोलता जा रहा था। गशी का ये सिलसिला कई घंटे जारी रहा। उसे याद नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर याद था कि उसकी कैफियत के दौरान उसे एक बार ये महसूस हुआ था कि जैसे वो मर रहा है, और उसी वक्त ज़िंदगी में पहली बार मौत से अजीब सा खौफ महसूस हुआ था, और वो किसी न किसी तरह खून तक पहुंचना चाहता था। वो किसी को बुलाना चाहता था, मगर वो बिस्तर से नीचे नहीं उतर सका। शदीद बुखार ने उसे मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया, और फिर बिलाखिर वो खुद ही इस कैफियत से बाहर आ गया। और उस वक्त रात का पिछला पहर था जब वो उसकी गनूदगी से बाहर निकला। आंखें खोलने पर उसने कमरे में वही तारीकी देखी, मगर उसका जिस्म अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, और उसके सर दर्द और जिस्म में होने वाला दर्द भी बहुत हल्का था। कमरे की छत को कुछ देर घूमने के बाद उसने लेटे लेटे अंधेरे में साइड लैम्प को ढूंढकर ऑन कर दिया। रोशनी ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों को चंदिया कर बंद हो जाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आंखों के बंद पैवटों को छुआ। वो सूजे हुए थे, आंखों में चुभन महसूस हो रही थी। सूजे हुए तमाम पैवटों को मुश्किल खुले रखते हुए अब वो इर्द गिर्द की चीज़ों को गौर से देख रहा था, और अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात का याद करने की कोशिश भी कर रहा था। हल्के हल्के झमाकों के साथ उसे सब कुछ याद भी आता जा रहा था। उसे बेख्तियार अपने आप से घिन आई। बेड पर बैठे बैठे उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे उतार फेंका, फिर लड़खड़ाते हुए बेड से उतर गया, और कंबल पर बेडशीट भी खींच कर उसने बेड से उतार कर फर्श पर डाल दिए। इन्हीं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो सोचे समझे बगैर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में मौजूद बड़े आईने के सामने अपने चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसे जैसे शौक लगा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, और उसके गिर्द पड़ने वाले हल्के बहुत नुमायाँ थे। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द, उसके होंठों पर पिपड़ियाँ जमी हुई थीं। उसे देखने वाला यही सोच रहा था कि किसी लंबी बीमारी से उठा है। 24 घंटों में इतनी शेप बढ़ गई। उसने हैरानी के आलम में अपने गालों को छूते हुए कहा, इतनी बुरी शक्ल तो मेरी फूड पॉइजनिंग के बाद हॉस्पिटल में भी नहीं हुई थी जितनी एक दिन के इस बुखार ने कर दी है। वो बेयकीनी के आलम में अपने हलकों को देखते हुए बड़बड़ाया। टब में पानी भरकर वो उसमें लेट गया। उसे हैरानी हो रही थी कि बुखार की हालत में उसे फौरी तौर पर इस वक्त अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लिए। वो क्यों वहीं पड़ा रहा। बाथरूम से निकलने के बाद बेडरूम में रहने की बजाय वो किचन में चला गया। उसे बेतहाशा भूख लग रही थी। उसने नूडल्स बनाए और उसे खाने लगा। मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाकर अपना तफसीली चेकअप कराना चाहिए, उसने नूडल खाते हुए सोचा। थकन एक बार फिर उसके आसाब पर सवार हो रही थी। नहाने के बाद उसे अगरचे अपना वजूद बहुत कुछ हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, मगर उसकी नकाहत ख़त्म नहीं हो रही थी।